पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इट्स अ एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस, जिसमें दो पार्ट बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व 4 enzymatic complex and ATP synthesis involved only 1 enzymatic complex. Complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4 enzymatic complex involved in electron transport chain and complex 5 enzymatic complex involved in ATP synthesis. हम लोगों ने फिर देखा कि यहाँ पे जो एक्चुअली पीसीए साइकिल के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिड्यूस्ड NADH के फॉर्म में स्टोर होती है, जो फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के द्वारा हम ATP के रूप में फिर से जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो जनरेशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसकी हमने चर्चा की कि इसमें 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जो ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि इफेक्ट जो ये दो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है NADH एंड एनर्जी रिच रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल है NADH एंड FADH2, इनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है और वो क्या प्रोसेस होता है जिससे फाइनली ATP जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो NADH का जो ऑक्सीडेशन होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं वो एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा फाइनली ट्रांसफर हो जाते हैं ऑक्सीजन को, फाइनली ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो जाते हैं। इसमें 3 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। जबकि अगर FADH2 से इलेक्ट्रॉन रिलीज FADH2 को यूज किया जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक चीज कॉमन है कि कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 ये दोनों कॉमन है FADH2 और NADH2, जबकि 1 जो है वो सिर्फ NADH2 के लिए है और कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो सिर्फ FADH2। यहाँ पे इन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स के अलावा 2 और एंजाइम जो प्रोटीन्स मौजूद हैं, पहला कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C, जो काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इस प्रोसेस में। लेकिन ये किसी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स से एसोसिएटेड नहीं होते, ये सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। किसी भी एंजाइम से इसका जो किसी भी एंजाइम से ये बाउंड नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्स है, जो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स है, उसका नामकरण हम लोग कैसे करें। सिंपल सा चीज है, आप आसानी से इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं। नाम आप जैसे याद, बहुत सारे बच्चे होते हैं याद करते हैं, यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पहला एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स जो है हमारा है कॉम्प्लेक्स 1। यहाँ पे आप प्रोसेस के आधार पर बेसिकली एंजाइम का आप नाम रख सकते हैं। जो पहला प्रोसेस है, NADH जो है वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसके साथ ही Na++ में बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है वो सबसे पहले जो होता है वो ट्रांसफर होता है कोएंजाइम Q, यानी कि कोएंजाइम Q आपका रिड्यूस्ड हो रहा है और NADH की हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, तो NADH का डिहाइड्रोजिनेशन होगा, है ना। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, क्या लिख सकते हैं? NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इसके अलावा आप अभी कहा कि कोएंजाइम Q का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि कोएंजाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से। दूसरी चीज हमने कहा कि यहाँ पे NADH जो है वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है, तो आप इसको NADH डिहाइड्रोजिनेज भी कर सकते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज भी लिख सकते हैं। तो जो आपका पहला एंजाइम का नामकरण आपने आसानी से कर दिया, क्योंकि यहाँ से आप हमने क्या देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो लॉस हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है? कोएंजाइम Q को। कोएंजाइम Q यानी कि रिड्यूस्ड हो रहा है, तो आपने लिखा NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है वो कोएंजाइम Q को रिड्यूस्ड करने का काम कर रहा है, इसलिए आपने लिखा NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। NADH
का डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, आपने लिखा NADH डिहाइड्रोजन, पहला का आपने नामकरण आसानी से कर दिया। कॉम्प्लेक्स 2 में आप लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 में का जो रिडक्शन होता है आप यहां पे लिख सकते हैं सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। बात आती है कि यहाँ पे तो NADH यूज हो रहा था, हमने लिख दिया NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, लेकिन यहाँ पे सक्सिनेट की कोई बात नहीं है, फिर भी हमने लिखा सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। तो अगर आपको याद हो तो TCA साइकिल में आप देखते हैं FADH2 कहाँ पे उत्पन्न होता है, कहाँ पे रिलीज होता है। तो FADH2 जो रिलीज होता है वो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के दौरान रिलीज होता है, जहाँ पे FADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है वहाँ पे यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। TCA साइकिल में हमें फिर एक बार बताया कि TCA साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनने के दौरान FADH2 यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। और एक एंजाइम, एक और इस एंजाइम का नाम रख सकते हैं हम लोग वहाँ पे जो FADH2 के दौरान सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे कई बार पूछा जा चुका है, ICMR में भी पूछा जा चुका है, CSI या नेट में भी पूछा जा चुका है कि वो कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है जो आपके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और TCA साइकिल दोनों में मौजूद होता है। तो आपका आंसर यही होता है सक्सिनेट कोएंजाइम रिडक्टेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि कोएंजाइम की बात वहाँ पे नहीं होती है TCA साइकिल में, इसलिए हम लोग नाम देते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व इन बोथ TCA साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑल्सो। तो ये हमारा हो गया दूसरा एंजाइम जो इन्वॉल्व इन FADH से FADH2 के बने रिडक्शन ऑक्सीडेशन इन FADH2। देन कॉम्प्लेक्स जो होता है कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 का हम लोग जो नामकरण करते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 का जो नामकरण करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 3 जो है एक्चुअली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, क्या लिख सकते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या और एक लिख सकते हैं कोएंजाइम Q ऑक्सीडेज, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम Q अपने इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि कोएंजाइम Q के ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉम्प्लेक्स 3। तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कोएंजाइम Q ऑक्सीडेज, क्योंकि एंजाइम 3 जो है वो कोएंजाइम Q के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो चीज लिख सकते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या कोएंजाइम Q ऑक्सीडेज। BC1 कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ी चर्चा करेंगे कि साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स इसको क्यों कहते हैं। इसके पहले हम लोग बात कर लें कॉम्प्लेक्स 4 की। कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 का अगर नामकरण करें तो कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग लिखते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्या लिखते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो साइटोक्रोम C से होता है, और फाइनली साइटोक्रोम C जो होता है इलेक्ट्रॉन को जो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को ट्रांसफर करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉम्प्लेक्स 4। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी लिखते हैं। तो ये बात हो गई चारों के नामकरण की। इन चारों एंजाइम के पास कुछ अपना प्रोस्थेटिक एंजाइम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर बेसिक इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं।
NADH जो पहला एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो होता है FMN और आपका होता है FMN होता है और फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फर होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 2 होते हैं उसके लिए FAD होता है और इसके लिए भी फेरस सल्फेट होता है। ये दोनों जो होते हैं FMN और FAD ये राइबोफ्लाविन विटामिन के डेरिवेटिव होते हैं, विटामिन 2 के डेरिवेटिव होते हैं। तीसरा जो आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 के लिए जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो होता है हीम और आपका यहाँ पे होता है चौथा जो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पे भी होता है हीम और यहाँ पे होता है कॉपर आयन। ये आपके जो होते हैं ये 4 आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जो ऐड होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करते हैं चारों एंजाइम के और हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे दो प्रोटीन्स की चर्चा हम लोगों ने नहीं की है, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C। ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। यहाँ पे हमने आपको बताया कि कोएंजाइम Q3, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम C और 4 ये दोनों जो होते हैं वो FADH2 या NADH2 दोनों के ऑक्सीडेशन के लिए कॉमन है। अगर NADH2 का ऑक्सीडेशन NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको करता है, कोएंजाइम Q। यहाँ भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसको होता है, कोएंजाइम Q। इसके बाद ये इसको ट्रांसफर कर दिया कॉम्प्लेक्स 3। कोएंजाइम Q के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोएंजाइम Q जो होता है हमेशा अगर फ्री फॉर्म में रहता है तभी वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकता है। अगर किसी दूसरे एंजाइम के दूसरे प्रोटीन के साथ ये बंधा होता है उस समय ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करता है। ये हमेशा किसी फ्री फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, नहीं तो नहीं करता। इसके बाद आती है साइटोक्रोम C की बात। साइटोक्रोम C की अगर बात करें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में 3 तरह के साइटोक्रोम मौजूद होते हैं। कितने तरह के मौजूद होते हैं, 3 तरह के साइटोक्रोम मौजूद होते हैं। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे शायद। साइटोक्रोम C में हम लोग साइटोक्रोम C इन्वॉल्व साइटोक्रोम इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। साइटोक्रोम C तो हमने आपको बताया कि 3 तरह के साइटोक्रोम इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पहला साइटोक्रोम B। तो 2 तरह के साइटोक्रोम B इन्वॉल्व होते हैं, पहला B566 और दूसरा B556। ठीक है। इसके अलावा साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C एंड साइटोक्रोम C1 और तीसरा जो होता है साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। तो ये जो साइटोक्रोम होता है साइटोक्रोम A1 और साइटोक्रोम A3 जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 4। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 यहाँ से अगर आप लोग बात करें तो साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जो होते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। और ये जो आपका साइटोक्रोम होता है साइटोक्रोम C जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन बिटवीन
कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ये साइटोक्रोम 4 और 3 के बीच मौजूद होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम करता है। और फाइनली जो साइटोक्रोम 4 फाइनली जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो ट्रांसफर कर देता है आपको, जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको O2 को ट्रांसफर कर देता है, जिससे H2O का निर्माण होता है। यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि आपका प्रत्येक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान प्रोटॉन को पंप करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। प्रत्येक एंजाइम कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो किसी भी प्रोटॉन को पंप नहीं करता। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रत्येक एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिमिट नंबर ऑफ प्रोटॉन पंप करता है मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कहाँ पंप करता है? मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान 4 प्रोटॉन पंप करता है आपके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पंप करता है और कॉम्प्लेक्स 4 सिर्फ 2 प्रोटॉन ही पंप करता है, क्योंकि इसका 2 प्रोटॉन यूज हो जाता है ऑक्सीजन से H2O बनाने में, इसलिए सिर्फ ये 2 प्रोटॉन ही पंप कर देता है। तो इन केस ऑफ NADH 10 प्रोटॉन 10H प्लस पंप किए जाते हैं फ्रॉम mitochondrial matrix to inner membrane space. In case of FADH2, oxidation of FADH2, complex 2 does not pump proton from mitochondrial matrix to inner membrane space. Complex 3 pump 4 proton from mitochondrial matrix to inner membrane space, and complex 4 only for pump 2 proton from mitochondrial matrix to inner membrane space, because the 2 proton used in the formation of H2O by the involvement of O2. So, due to the proton pumping from mitochondrial matrix to inner membrane space, there is a huge difference between mitochondrial matrix and inner membrane space. This creates a proton gradient between mitochondrial matrix and inner membrane space. तो प्रोटॉन पंपिंग के कारण माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ऐसा देखा जाता है कि इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का पीएच जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन का पीएच जो होता है वो घट जाता है ऑलमोस्ट 7। जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस का पीएच है वो 7 हो जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो पीएच है वो 8 हो जाता है। यानी कि इस दौरान इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 1 यूनिट का होता है। पीएच डिफरेंस कितने का होता है? 1 यूनिट का होता है। ठीक है। इसके अलावा, इस ग्रेडियंट के अलावा इस ग्रेडियंट के अलावा इनर मेम्ब्रेन स्पेस के इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स साइट और इनर मेम्ब्रेन साइट पर इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण एक वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वोल्टेज ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो दो तरह के ग्रेडियंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक वोल्टेज ग्रेडियंट और दूसरा पीएच ग्रेडियंट। तो वोल्टेज ग्रेडियंट और पीएच ग्रेडियंट दोनों को मिला करके वोल्टेज ग्रेडियंट और पीएच ग्रेडियंट, वोल्टेज यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, शायद आप लोग लिख चुके होंगे। तो मतलब प्रोटॉन के डिफरेंस के कारण पीएच ग्रेडियंट और इनर मेम्ब्रेन के वोल्टेज ग्रेडियंट दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट प्लस पीएच ग्रेडियंट। पीएच ग्रेडियंट दोनों को मिला करके बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट
ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एक फोर्स एग्जर्ट करता है, इट्स एग्जर्ट अ फोर्स कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स का क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है प्रोटॉन मोटिव फोर्स का? This proton motive force is useful to pump, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब एटीपी सिंथेसिस की। This proton motive force is used to pump H plus from inner membrane space to mitochondrial matrix. Inner membrane space, it's huge, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे it's huge pump H plus from matrix to inner membrane space by complex 5 called ATP synthase। यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स का जो यूज है वो प्रोटॉन जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसको एटीपी सिंथेस करते हैं उसके द्वारा प्रोटॉन को पंप करने के लिए यूज किया जाता है। किस तरफ से किस तरफ? इनर माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका है, ये आपका यहाँ पे आपका होता है कॉम्प्लेक्स 4 जहाँ से वो यूज करता है प्रोटॉन को पंप कर, और इस दौरान एडीपी प्लस पीआई से एटीपी का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण। यानी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स में वोल्टेज ग्रेडियंट और पीएच ग्रेडियंट दोनों का कंट्रीब्यूशन है, वोल्टेज ग्रेडियंट का भी और पीएच ग्रेडियंट का। लेकिन दोनों का वैल्यू जो होता है अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वोल्टेज पीएच ग्रेडियंट का प्रोटॉन मोटिव फोर्स में पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो वोल्टेज ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। जबकि अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वहां पे पीएच ग्रेडियंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो वोल्टेज ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया केस में पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन वोल्टेज ग्रेडियंट से कम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट के केस में पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका जो होता है वो वोल्टेज ग्रेडियंट से ज्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीएच डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के जो बीच का पीएच डिफरेंस है वो सिर्फ 1 यूनिट का है, सिर्फ 1 यूनिट का है। जबकि क्लोरोप्लास्ट थाइलाकॉइड ल्यूमेन और क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स के बीच का जो पीएच डिफरेंस होता है वो 3.3 to 3.5 होता है। तो अगर पीएच प्रोटॉन मोटिव फोर्स में, अगर प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कैलकुलेशन की बात करें पीएच ग्रेडियंट के बेसिस पे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है जेड डेल पीएच। जेड का जो वैल्यू होता है वो 2.303 RTF होता है। डेल पीएच इज द डिफरेंस बिटवीन difference of proton concentration between inner membrane space and mitochondrial matrix। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग इसकी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पे इंटू 1 लिखेंगे, जिसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो अबाउट 559 मिली वोल्ट आता है। जबकि अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो वहाँ पे ये डिफरेंस होता है 3 to 3.5 हो जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि इसका सीधे तिगुना हो जाता है। यानी कि वहां पे पीएच ग्रेडियंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ऑलमोस्ट 200 मिली वोल्ट के आसपास होता है। तो यानी कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स में इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन वोल्टेज ग्रेडियंट से काफी कम होता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स में पीएच ग्रेडियंट का कंट्रीब्यूशन वोल्टेज ग्रेडियंट से काफी ज्यादा। तो इस फोर्स का उपयोग करके जो है आपका कॉम्प्लेक्स 5 जो कि बना होता है दो
जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है वो F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है। F0 जो होता है वो आपका चैनल प्रोटीन होता है, जबकि F1 जो होता है ये ATPase प्रोटीन होता है। क्या होता है? ATPase प्रोटीन होता है, जो ATP की जो अगर F0 से अलग हो तो ATP को हाइड्रोलाइज भी करता है, लेकिन अगर दोनों साथ हो तो ATP सिंथेस का काम करते हैं, ATP का सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पे वो जो एब्रेविएशन है ये यूज होता है ओलिगोमाइसिन के लिए। ओलिगोमाइसिन के लिए ओलिगोमाइसिन यहाँ पे यूज किया जाता है क्योंकि ओलिगोमाइसिन अगर यूज किया जाए तो ओलिगोमाइसिन इस चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे एटीपी की सिंथेसिस रुक जाती है। इसीलिए यहाँ पे F0 का यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो चैनल होता है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव होता है। ओलिगोमाइसिन यूज करने पे ये चैनल ब्लॉक हो जाता है और एटीपी सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ पे एक छोटी सी बात हम लोग छोड़ रहे हैं शायद। सबसे पहले छोटी सी बात ये है कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे तो आपने देखा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसको प्रोटॉन पंप करने के लिए प्रोटॉन मोटिव फोर्स के द्वारा फोर्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, जिससे वो प्रोटॉन को पंप कर रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये जानने की एक बात है। तो इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स को जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी मिलती है उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन इनसे होकर ट्रांसफर होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से O2 की तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 से यानी कि NADH से रिलीज होने के बाद जब वो O2 की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हुए, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होते हुए, तो उसमें ग्रेजुअली एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है। वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? तो वही एनर्जी यूज हो जाती है इन कॉम्प्लेक्स के द्वारा इस प्रोटॉन को पंप करने में। यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो यूज की जाती है इन कॉम्प्लेक्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटॉन को मूव करने। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आए तो NADH से रिलीज होने के बाद O2 तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन gradually decreases from complex 1 to O2। तो ये जो होती है कॉम्प्लेक्स 1 से ऑक्सीजन तक जाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, और वो लॉस ऑफ एनर्जी होती है वो यूज कर ली जाती है इन कॉम्प्लेक्स के द्वारा प्रोटॉन को पंप करके। तो ये चीज आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे एक और आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इलेक्ट्रॉन के यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स होता है, इनका रिडक्टिव पोटेंशियल। इनका रिडक्टिव पोटेंशियल जो होता है, पॉजिटिव रिडक्टिव पोटेंशियल, पहले हर एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव रिडक्टिव पोटेंशियल जो होता है अपने पहले वाले कॉम्प्लेक्स से कम होता है ना। तो आप लिख सकते हैं पॉजिटिव रिडक्टिव पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स 1 का सबसे ज्यादा, कॉम्प्लेक्स 2 का, फिर कॉम्प्लेक्स 3 का, कॉम्प्लेक्स 4 का। और यही जो डिफरेंस है पॉजिटिव रिडक्टिव कॉम्प्लेक्स का जो ग्रेजुअल डिफरेंस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन के यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा NADH या FADH के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है उसके ट्रांसफर से जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसके द्वारा जो होता है आपका फाइनली ATP सिंथेज जो है यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 जो है प्रोटॉन को पंप करके ATP से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ATP। तो ये था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन।
यहाँ पे हमने बहुत सारी चर्चा की। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपको आंसर दिया जाएगा। अगर वीडियो सही लगा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो आपको अपलोड कर सकें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो से लाभ कर सकें।